वेलकम टू एचडी गुरुकुल। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं नॉन मेटल्स की लास्ट प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। यानी हम इसमें नॉन मेटल की रिएक्शन किससे कराएंगे? क्लोरीन से कराएंगे, तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या मिलेगा हमें? प्रोडक्ट नॉन मेटल्स गिव्स रिस्पेक्टिव क्लोराइड व्हेन दे रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। अब ये आपका लिखा है जर्नल स्टेटमेंट। क्या लिखा है बच्चों आपका? ये आपका जर्नल स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स प्लस क्लोरीन गिव्स नॉन मेटल क्लोराइड। अब एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका बच्चों, लिखा हुआ है हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। एग्जांपल जस्ट, ये आपका हाइड्रोजन है। क्या है बच्चों? आपका हाइड्रोजन। ये आपका हाइड्रोजन है, रिएक्ट करेगा किससे बेटा? आपका क्लोरीन गैस से। किससे रिएक्ट करेगा? क्लोरीन गैस से। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट हमारे पास मिलेगा HCl। क्या मिलेगा? HCl। इस HCl का बच्चों नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है आपका? नॉन मेटल। ये क्या हाइड्रोजन आपका? नॉन मेटल। अगर ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये क्लोरीन गैस से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या मिल रहा है इसका? रिस्पेक्टिव क्लोराइड। क्या मिल रहा है आपका? रिस्पेक्टिव क्लोराइड, जो कि क्या है आपका? जो कि आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसके बाद हम देखते हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारी थी आपकी नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है आयनिक बॉन्ड। क्या है आपका बच्चों? आयनिक बॉन्ड। तो हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से पढ़ा था। अब इसमें हम एक बार फिर देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। अब इसके बारे में हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहला, आयनिक बॉन्ड के दो नाम होते हैं। पहला नाम होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? ये आपका आयनिक बॉन्ड बनता है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है? आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब जैसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो और जो इनसे बनने वाले कंपाउंड होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनको हम आयनिक कंपाउंड कह देते हैं। अब जैसा कि इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या है कि मेटल मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। यानी जितने भी मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपके वो आपके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और लूज करने के साथ क्या बनाते हैं? वो वो बचा हुआ कैटायंस फॉर्म करते हैं। और जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो बनाएंगे वो एनायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो एनायन बनाएंगे। अब जितने भी आपके एनायनिक बॉन्ड होंगे, क्या होंगे? जितने भी आपके एनायनिक बॉन्ड होंगे, ये आपके नॉन मेटल के साथ बनेंगे। किसके साथ बनेंगे? नॉन मेटल के साथ बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे नॉन मेटल के साथ बनेंगे। नॉन मेटल के साथ साथ हमें क्या लेना पड़ेगा? नॉन मेटल के साथ ही में हमें इसमें एक मेटल भी लेना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल, अगर इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, तो उनके बीच बॉन्ड कौन सा बनेगा? आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब ये समझ लेते हैं बच्चों कैटायंस क्या होता है और एनायंस क्या होता है। इससे एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा अभी अभी कहा कि मेटल्स मेटल्स क्या करते हैं? आपके मेटल्स आपके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो एक एग्जांपल है मेटल का, सबसे बढ़िया एग्जांपल आप जानते हैं मेटल से सोडियम। क्या है आपका? सोडियम। सोडियम एक आपका मेटल है। तो सोडियम है बच्चों आपका। ये सोडियम को हम लोग, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है बच्चों आपका? 11। अब अगर ये सोडियम अगर क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा ये? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो क्या बना देगा ये कैटायन बना देगा। क्या ये क्या फॉर्म करेगा? आपका कैटायन फॉर्म करेगा। अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा, तो क्या ये किस चीज़ का फॉर्म करेगा? यहाँ पर Na+ का फॉर्म कर देगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सोडियम ने जैसे एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया, तो किसका फॉर्मेशन किया इसने? Na+ का फॉर्मेशन किया। अब इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैटायन। और इसी की तरह बहुत सारे आ सकते हैं। जैसा और एग्जाम्पल बन सकते हैं आपके, कैटायंस हो सकते हैं जैसे Na+, Mg2+, Al3+, एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं बच्चों एनायन। क्या? एनायन समझ लेते हैं।
अब एनायंस क्या होते हैं? एनायंस में एग्जांपल जैसे लेते हैं, आपने बच्चों देखा होगा फ्लोरीन, क्या बच्चों? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 9 होता है। कितना होता है बच्चों आपका? 9। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो जब एटॉमिक नंबर 9 तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 9 होंगे। तो जो ये फ्लोरीन क्या करेगा बच्चों आपका? फ्लोरीन। फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनाएगा ये आपका? ये आपका फॉर्म करेगा एनायन। क्या फॉर्म करेगा? एनायन। ये आपका क्या बच्चों फॉर्म करेगा? एनायन। अब इसमें बात करें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों आपके 10 है। कितने हैं? 10 है। तो इसने बच्चों क्या फॉर्म कर दिया आपका यहाँ पर? इसने एन आयन फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म कर दिया? एनायन। अब एनायन आपके जैसे एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा एग्जांपल पहला तो हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन माइनस हो गया, दूसरा हो गया बच्चों आपका क्लोरीन माइनस, तीसरा ब्रोमीन माइनस, एक्सेट्रा। इतने सारे आपके एनायन हो सकते हैं। अब हम क्या, अब आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? अब हम मेटल और नॉन मेटल, क्या मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको समझाते हैं यहाँ पर। ये बच्चों आप जानते हैं सोडियम क्या है आपका? सोडियम मेटल है। क्या है? मेटल। और प्लस क्लोरीन क्या है आपका? नॉन मेटल है। तो ये आपका मेटल है और क्लोरीन आपका क्या बच्चों? नॉन मेटल है। अब जैसे हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे NaCl। क्या बनाएंगे? NaCl। क्या बनाएंगे? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। तो इनके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड कौन सा है आपका? वो बॉन्ड है आपका आयनिक बॉन्ड है। तो इसको समझ लेते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे है। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से हम समझते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड कैसे होगा। चलिए देखते हैं। सोडियम, सोडियम का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए लुईस स्ट्रक्चर, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? एक होंगे। कितने होंगे? एक होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके? क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में आपको जो इलेक्ट्रॉन होंगे 7। कितने होंगे? 7। तो इसको डॉट से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा किसको? क्लोरीन को। और और क्लोरीन क्या कर लेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये इससे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या करेगा यहाँ पे आपका? ये आपका क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर लेगा तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका? आयनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा इसका बीच? आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा ये NaCl। क्या बनेगा? NaCl। और इनके बीच बॉन्ड कौन सा बन रहा है बच्चों आपका? आयनिक बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है आपका? आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो ये है आपका एनायनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है आपका? एनायनिक बॉन्ड है। आपको बच्चों कैटायन, एनायन और एनायनिक बॉन्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम एनायनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलिए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बच्चों देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल नेचर। क्या? फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में क्या कहता है? Anionic compounds are hard crystalline solid because of strong force of attraction between the positive and negative ion। यानी जितने भी एनायनिक कंपाउंड होंगे सारे के सारे कैसे होंगे? हार्ड क्रिस्टल होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। वो क्या होता है? हार्ड क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें आप जो देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच कंप्लीटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यानी इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में हो जाते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या बच्चों आपकी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब these compounds have high melting and boiling points as large amount of energy is required to break strong interanionic attraction। अब इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। अब नॉर्मल सी बात है कि इनके बीच मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई, जैसा कि देख लेते हैं। इनके बीच हम देख पा रहे हैं कि इनका फिजिकल नेचर क्या था? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब इनके एनायन और कैटायन के बीच बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो मेल्टिंग पॉइंट उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो ये क्या है? यानी एनायनिक बॉन्ड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब इसका नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्युबिलिटी। क्या है बच्चों आपकी? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? कि दीज कंपाउंड, यानी कौन से कंपाउंड? यानी एनायनिक कंपाउंड। एनायनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या? ये सॉल्युबल इन वाटर, या वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं इनमें क्या होते हैं? इनमें होते हैं आपके ये
इनमें आपके होते हैं इनसॉल्युबल, मतलब इनमें ये घुलते नहीं है एक तरीके से। ऐसा कि एनायनिक, जैसे कि आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके होंगे बच्चों आपके लाइक केरोसिन होंगे, बेंजीन होगा, ईथर होगा और पेट्रोल होगा एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। यानी जितने भी आपके अनायनिक कंपाउंड होंगे, अगर जो ये क्या होंगे, मेल्टिंग फेज में क्या होंगे, मेल्टिंग फेज में होंगे, तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अगर ये सॉलिड के फॉर्म में होंगे तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेंगे। ये हो गए आपके कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ, नोट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ एनायनिक और इलेक्ट्रोवायलेट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस फेज में होंगे, जब ये आपके मेल्टिंग स्टेट में होंगे, तभी क्या होंगे ये, तभी आपके ये गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होंगे। अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मॉल्टन फॉर्म और दियर एक्वस सोल्यूशन। अब ये एनायनिक कंपाउंड होंगे, ये क्या होंगे, या तो ये मॉल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या फिर आपके एक्वस एक्वस स्टेज में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बट ये सॉलिड फॉर्म में अपने अपने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने वाले। तो ये आपका नोट का सेकंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट है नोट का, सेकंड पॉइंट है। आपके नोट के दोनों ही पॉइंट क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपके एनायनिक बॉन्ड हम लोगों ने देखा, कैटायंस, एनायंस, और साथ ही साथ में देखा एनायनिक बॉन्ड ये क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इसके बाद हम देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अकरेंसेस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो इसमें हम मेटल्स के बारे में देखने वाले हैं, मेटल्स हमें मिलता कहाँ से है। तो सबसे पहले देखने वाले सोर्स ऑफ मेटल। क्या देखने वाले, सोर्स ऑफ मेटल। तो मेटल के जहाँ से मेटल मिलेगा उसका हमें सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, सोर्स इसके दो ही है। पहला पहला सोर्स है आपका अर्थ क्रस्ट और आपका दूसरा सोर्स है सी वाटर। क्या है, सी वाटर। तो लिखा हुआ स्टेटमेंट में कि मेटल्स अकर्स इन अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। और ये पाए जाते हैं किसके फॉर्म में, ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये और क्या होते हैं, अभी और क्या होती है ये आपको आगे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ द मेटल्स। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मेटल्स का हमें लार्ज अमाउंट में सोर्स कहाँ से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से मिलता है। और आपका कुछ मात्रा में सी वाटर से मिलता है। किससे मिलता है, सी वाटर से, यानी समुद्रों में मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा जैसे हम लोग नमक बनाते हैं, क्या नमक, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब हम फॉर्म करते हैं तो किससे बनता है, वो समुद्र के पानी से ही तो बनता है नमक हमारा। अब आगे देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मिनरल्स की, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। देखते हैं मिनरल्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज अ मिनरल्स। यानी मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो आपके अर्थ क्रस्ट में, क्या अर्थ क्रस्ट में नेचुरली क्या होते हैं, नेचुरली आपको मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, मिनरल्स कहते हैं। अब आगे डेफिनेशन देखते हैं ओर्स की, किसकी, ओर्स की। ये भी बच्चों आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ओर्स की। अब ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स। यानी हम लोगों ने मिनरल्स तो देख लिए, मिनरल्स क्या होते थे, जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते थे, उनको क्या कहते हैं, मिनरल्स। अब जो मिनरल्स होते हैं फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर्स। यानी मिनरल्स तो हमें मिल गए। अब ओर्स क्या होते हैं, यानी ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को प्रॉफिटेबली और उसको बहुत ही ज़्यादा ईज़ी तरीके से उससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, उसको उसको ही क्या कहते हैं, उसको हम ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ही हम ओर्स कहेंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। यानी जो ओर्स होते हैं ना, उनसे हम क्या करने वाले, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने वाले। तो ये आपके तीन फेज में होते हैं। कितने फेज में होगा, तीन फेज में होंगे। पहला फेज होगा आपका इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। क्या होगा, इनरिचमेंट ऑफ। और दूसरा फेज होगा आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या होगा दूसरा फेज आपका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एंड तीसरा फेज होगा आपका लास्ट फेज, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। क्या होगा, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो ये तीन स्टेप को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप हम पढ़ते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। क्या पढ़ेंगे हम, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। चलिए देखते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है। पहला स्टेप देखते हैं हम इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। क्या, इनरिचमेंट ऑफ ओर, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स को हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हैं। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता क्या है, अब आपने देखा है कि जितने भी ओर होते हैं, क्या होते हैं, ओर में आपके मेटल्स के अलावा कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है।
तो इन्हीं ओर्स में से इम्प्योरिटीज को जो हम अलग करते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, या हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स भी कहते हैं। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट एक्सेट्रा फ्रॉम माइंस और इज नोन एज अ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। यही डेफिनेशन हमने आपको अभी समझाई। इसका नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स इज ऑल्सो नोन एज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ ओर। यानी कहीं कहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ ओर ना मिलकर क्या मिलेगा, आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर मिलेगा। अब नोट नोट का ये पॉइंट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आपको बहुत बार आप पूछी गई है। नोट के पॉइंट में किसकी डेफिनेशन लिखी गई, चलिए देखते हैं। Ore which are mined often contain many impurities. These impurities are called gangue। यानी जो ओर्स होते हैं, ओर्स में आपकी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, और इसी इम्प्योरिटीज को क्या कहते हैं, इसी इम्प्योरिटीज को कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं इसको, गैंग कहते हैं। ये गैंग की स्पेलिंग बच्चों ये होती है GANGUE वाली होती है, वो गैंग वाली नहीं होती बच्चों। ठीक, तो ये बच्चों आपकी गैंग की डेफिनेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद देखने वाले हम सम इम्पॉर्टेंट टर्म। सम इम्पॉर्टेंट टर्म, अभी इम्पॉर्टेंट टर्म कौन कौन, जैसे आपका रोस्टिंग होता है, कैल्सिनेशन होता है। अब ये होता है क्या, चलिए देखते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन एक आता है रोस्टिंग। क्या आता है रोस्टिंग, अब रोस्टिंग कहें क्या, रोस्टिंग मतलब कुछ नहीं कि आप नॉर्मली सिंपल सा किसी भी सल्फाइड और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न कर देंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, रोस्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, रोस्टिंग। यानी किसी चीज़ को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, रोस्टिंग कहेंगे। अब रोस्टिंग करेंगे किसका, जो आपके सल्फाइड ओर होते हैं। क्या होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं। तो सबसे पहले सल्फाइड ओर को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे। क्या करेंगे, बर्न करके किस में बनाएंगे, आपको उसको हम करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में, यानी मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अब इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टिंग। जैसा कि ये आपका क्या है, ZnS, ये क्या है आपका सल्फाइड का ओर है। क्या आपका सल्फाइड का ओर है, ये है ओर्स ऑफ सल्फाइड। ये क्या है आपका ओर्स ऑफ सल्फाइड। ओर्स ऑफ सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे, क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो क्या बनेगा आपका Zn ऑक्साइड। क्या बनेगा, Zn ऑक्साइड। यानी ये ऑक्साइड ऑफ मेटल। क्या बनेगा, ये ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल बन गया, ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब इस ऑक्साइड ऑफ मेटल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसीलिए आपको कोई भी अगर सल्फाइड का ओर मिले, सल्फाइड के ओर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ही हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। तो आपको रोस्टिंग समझ में आ गई। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग आपका नॉर्मली कि किसी भी सल्फाइड ओर को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, तो उसी प्रोसेस को कहेंगे हम रोस्टिंग। क्या कहेंगे, रोस्टिंग। अब दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म क्या है आपका, कैल्सिनेशन। क्या है बच्चों आपका, कैल्सिनेशन। दूसरा टर्म कैल्सिनेशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका कार्बोनेट होंगे, क्या होंगे कार्बोनेट और क्या होंगे, कार्बोनेट और को डायरेक्ट आप बर्न कर दो। क्या कर दो, डायरेक्ट आप हीट कर दो। क्या कर दो, डायरेक्ट आप हीट कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा, आपका ऑक्साइड ऑफ मेटल। क्या मिलेगा बच्चों, आपका ऑक्साइड ऑफ मेटल। क्या मिलेगा आपका, ऑक्साइड ऑफ मेटल। ये क्या है आपका बच्चों, ये आपका है कार्बोनेट। और क्या है, कार्बोनेट और है। क्या है आपका, कार्बोनेट और है ये। तो हम यहाँ देख रहे हैं कार्बोनेट और यानी ZnCO3 को जब हीट करें डायरेक्ट, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं, डायरेक्ट आप इसको हीट कर देंगे, तो क्या बनेगा आपका बनेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल। ये ऑक्साइड ऑफ मेटल बन जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, कैल्सिनेशन। इसे क्या कहेंगे हम, कैल्सिनेशन। यानी क्या, कार्बोनेट ओर को जब डायरेक्ट हम हीट करेंगे, हीट करने से कन्वर्ट होता है आपका ऑक्साइड के ओर में, तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, कैल्सिनेशन। क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन आपको पहचानना कैसे, C फॉर कैल्सिनेशन और C फॉर कार्बोनेट ओर। अब रोस्टिंग क्या होता है आपका, रोस्टिंग बच्चों में देखा था कि वहां पर जब हम सल्फाइड ओर को मेटल ऑफ ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसे हम रोशनी कह रहे थे। अब यहाँ पर हम कैल्सिनेशन किसे कहेंगे, जब कार्बोनेट ओर को, कार्बोनेट ओर को जब हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड ऑफ मेटल में, तो उसे क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, कैल्सिनेशन कहेंगे। अब इसके बाद आता है रिडक्शन। क्या आता है बच्चों आपका, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, हीटिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल
टर्न देम इनटू मेटल इज नोन एज अ रिडक्शन। यानी जो हमको मेटल का ऑक्साइड मिल गया, अगर इस मेटल के ऑक्साइड को इसमें क्या कहेंगे, अगर मेटल के ऑक्साइड को हम मेटल के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसे हम इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या कहेंगे इसे, रिडक्शन। तो हमने क्या लिया, ZnO क्या है आपका, और ये क्या है आपका ऑक्साइड ऑफ, ये आपका ऑक्साइड ऑफ मेटल है, और ये आपका कार्बन है। क्या बचा आपका कार्बन, ये कार्बन आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है कार्बन आपका, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये कार्बन ये कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही इसका रिएक्शन होगी, क्या बना देगा ये बच्चों आपका Zn। ये क्या मिल गया हमको, ये हमको मेटल ये हमको मेटल मिल गया, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो गई। तो हम लोगों ने बच्चों देखा कि हम लोगों ने किस तरह से ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया। इसमें आपके इसमें आपके तीन प्रोसेस, सबसे पहला रोस्टिंग हुआ, फिर कैल्सिनेशन हुआ, तीसरा रिडक्शन हुआ। तो सबसे पहले रोस्टिंग में क्या था बच्चों, रोस्टिंग में आपका सल्फाइड के ओर को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, हम मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसके बाद हम लोगों ने देखा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या कर रहे थे, हम कार्बोनेट के ओर को, क्या कार्बोनेट के ओर को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, मेटल यानी ओर्स ऑफ मेटल्स में कन्वर्ट कर रहे थे, सॉरी, इसको हम कन्वर्ट कर रहे थे ऑक्साइड ऑफ मेटल में। किसमें, ऑक्साइड ऑफ मेटल में। अब जैसे हमको ऑक्साइड ऑफ यानी मेटल का ऑक्साइड हमको मिल जाएगा, मेटल के ऑक्साइड का सिंपली हमको क्या कराना है, हमको कराना है रिडक्शन। क्या कराना है, रिडक्शन। किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंट में जैसे आप कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मेटल अलग से मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ टर्म को देखे, और हम लोगों ने अभी थोड़े ही बहुत कैसे-कैसे एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का ओर से, वो हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रिफाइनरी ऑफ मेटल। अब हम लोगों ने मेटल के ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो फिर भी मेटल में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेज़ेंट होंगे। तो उस इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, यानी उस मेटल को हम रिफाइन करेंगे। तो देखते हैं रिफाइनरिंग ऑफ मेटल, इसको कैसे रिफाइन करते हैं। तो रिफाइनिंग का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिफाइनिंग या हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसका स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्टेटमेंट है मेटल्स extracted from various methods contains some impurities, thus they are required to be refined. Most of the metals are refined using electrolytic refining। और सारे आपके मेटल्स जो जिस मेथड से रिफाइन किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से क्या होता है, रिफाइन किए जाते हैं बहुत सारे मेटल। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है, कैसे इसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे रिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें आपका बेसिकली आपकी तीन चीज़ होती है। पहला होता है आपका एनोड होता है, क्या होता है एनोड, और दूसरा होता है कैथोड, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब ये एनोड क्या होते हैं, कैथोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इसको हम एक फिगर की हेल्प से देखते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि ये आपका फिगर बना हुआ है, इस फिगर में हम देख रहे हैं इसमें एक बीकर लिया गया, क्या है ये आपका बीकर है। इस बीकर में कुछ सोल्यूशन भर रखा है ब्राउन कलर का। तो ये सोल्यूशन क्या है आपका, ये सोल्यूशन है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ये सोल्यूशन आपका क्या है, सोल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। और यहाँ पर ये वाली आपकी रॉड दिख रही है, ये वाली रॉड आपकी किसकी है, ये रॉड आपकी है कैथोड की, किसकी है आपकी, कैथोड की है। और वहीं पर दूसरी रॉड किसके लेंगे हम, ये एनोड की रॉड होगी, किसकी रॉड होगी, एनोड की। और कैथोड की रॉड पे साइन होता है नेगेटिव का, किसका साइन होता है, नेगेटिव का। और एनोड की रॉड पर साइन होता है आपका पॉजिटिव का, किसका होता है, पॉजिटिव का। अब इन दोनों रॉड को हम किसी बैटरी की हेल्प से आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर बैटरी की हेल्प से हम। तो अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराएंगे, क्या होगा, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें होगा क्या, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। उस इलेक्ट्रोलाइट से आपके मेटल क्या होंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अब जितने भी आपके प्योर मेटल होंगे, क्या होंगे, जितने भी आपके प्योर मेटल होंगे वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, वो आपके कैथोड में कलेक्ट हो जाएंगे, वो आपके कैथोड पे आकर कलेक्ट कलेक्ट हो जाएंगे। और आपके जितने भी इम्प्योर मेटल होंगे, क्या होंगे, इम्प्योर मेटल, वो कहाँ पर आ जाएंगे, आपके एनोड पर आ जाएंगे। और जो इम्प्योरिटीज़ होगी, क्या होंगी, इम्प्योरिटीज़ आपकी साइड में, क्या बच्चों, बीकर के साइड में, बीकर के नीचे नीचे क्या होगी, मड के रूप में आपकी कलेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी सारी कलेक्ट हो जाएगी। तो इसी में आपका, तो यही मेथड आपका रिफाइनिंग का, किसका बच्चों, आपका रिफाइनिंग का। इसी में ही आप हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी, यूज़ में देखी। पहला एनोड देखा, एनोड के ऊपर क्या आता है आपका, इम्प्योर कॉपर आता है। क्या आता है, इम्प्योर कॉपर कह दें, या फिर हम इम्प्योर मेटल कह दें। कॉपर की जगह हम क्या कह सकते हैं, मेटल भी कह सकते हैं। और वहीं पर
कैथोड पे क्या आएगी, कैथोड पे आपकी आएगी प्योर प्योर कॉपर है, क्या आएगी, प्योर कॉपर या फिर प्योर मेटल भी आएगी। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ये सोल्यूशन होगा, किसका होगा, सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। और ये सोल्यूशन किसका होगा, कॉपर सल्फेट का। अब रिफाइन करने में हम जिसका सोल्यूशन लेते हैं उसी में से हमारे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सोल्यूशन किसका लिया है, कॉपर सल्फेट का। तो इसमें हमें अलग कौन सा मेटल हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, रिफाइन किया। रिफाइन किया हम लोगों ने कॉपर को, किसको किया, कॉपर को किया। इसी तरह अगर हम किसी और का सल्फेट लेंगे उससे हम लोग अलग अलग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और वहीं पर अगर हम, जैसे एग्जांपल, इस बार अगर हम सोडियम क्लोराइड ले लेंगे, क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन ले लेंगे। इससे जो मेटल रिफाइन होगा उस मेटल का नाम होगा सोडियम। क्या होगा, सोडियम। उस मेटल का नाम होगा आपका सोडियम। क्या नाम होगा बच्चों आपका, सोडियम। अब उम्मीद करते हैं ये आपको रिफाइनरिंग का प्रोसेस समझ में आया होगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और जो ये आपका सोल्यूशन भर रखा है, इस सोल्यूशन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये सोल्यूशन आपका या तो मॉल्टन स्टेट में हो या फिर आपका एक्वस स्टेट में हो। ये इलेक्ट्रोलाइट आपका दो फिजिकल स्टेट में होना चाहिए, या तो एक्वस स्टेट में हो या फिर और मॉल्टन स्टेट में हो। किसमें हो, मॉल्टन स्टेट पे हो। ये इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग। क्या कहते हैं, रिफाइनिंग या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इस जो हम लोगों ने अभी समझा है उसी को हम लोग पॉइंट्स में समझते हैं कि पॉइंट्स में होता क्या है। सबसे सबसे पहला पॉइंट है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा। सेकंड पॉइंट कह रहा है, एन इक्विवेलेंट एट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। और आपका जो इक्विवेलेंट क्या होगा, अमाउंट का जो प्योर मेटल होगा वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, आपका कैथोड पर। और जो आपका जो आपका इम्प्योर मेटल होगा वो कहाँ पर वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा एनोड पर। अब थर्ड स्टेटमेंट समझते हैं, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। और जो लास्ट में बीकर में जो साइड में ये इम्प्योरिटीज थी ना, ये क्या हो रही थी, ये क्या है, ये आपकी सेटल डाउन हो गई। कहाँ पर बच्चों, आपकी नीचे हो गई। कहाँ हो गई, नीचे हो गई। ये वही पॉइंट लिखा है, थर्ड पॉइंट, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड एंड इज कॉल्ड अ एनोड मड। क्या कहेंगे इसको, एनोड मड कहेंगे। यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ एनोड मड। क्या है ये, एनोड मड है। यहाँ पर क्या है, एनोड मड है। इसको एनोड मड इसलिए कहा क्योंकि एनोड साइड पे ही यहाँ पर कलेक्ट हुआ आके, इसलिए इसको क्या कह दिया हम लोगों ने, एनोड मड। क्या कह दिया इसको हम लोगों ने, एनोड मड। अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका टॉपिक है कोरोजन। क्या है बच्चों आपका, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है क्षरण। क्या होता है, क्षरण, या फिर जंग लगना कह सकते हैं एक तरीके से। जंग लग के जब जब आपका मेटल क्या हो जाता है तो उसी को कहते हैं कोरोजन। आप लोगों ने देखा होगा। तो कोरोजन में पहला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या होता है कोरोजन। The surface of some metals, such as iron, is corroded when they are exposed to moisture air for long period of time. This is called a corrosion. एग्जाम्पल जैसे आयरन की रॉड अगर आपने बाहर रखी है, वो अगर लंबे समय के लिए आप रख दे रहे हैं तो कुछ समय बाद देखेंगे उस आयरन की रॉड पर आप कुछ ब्राउन ब्राउन कलर का उस पे कुछ डिपॉजिट हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को कोरोजन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सिल्वर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोजर टू एयर एज इट इज रिएक्ट विद एयर फ्रॉम कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और अगर सिल्वर को अगर एयर में रखते हैं, क्या करते हैं, सिल्वर को अगर एयर में लंबे समय के लिए रख रहे हैं या मॉइस्चर में रख रहे हैं तो आपका सिल्वर कैसा हो जाएगा, आपका ब्लैक कलर का। कैसा हो जाएगा, आपका ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर गेन्स ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। अगर हम कॉपर को मॉइस्चर या एयर में लंबे समय के लिए तक रख देंगे तो कॉपर के ऊपर हमारी ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रीन कलर का कॉपर आपका हो जाएगा। और ये कोटिंग किसकी होगी, ये कोटिंग होगी आपकी कॉपर कार्बोनेट की। किसकी कोटिंग होगी, ये आपकी कार्बन सॉरी कॉपर कार्बोनेट की हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एयर acquires a coating of a brown flaky substance is called a rust। अब आयरन पे अगर आयरन को लंबे समय के लिए रख देंगे मॉइस्चर में तो क्या होगा, आयरन के ऊपर आयरन की आपकी एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाएगी, जिसे कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं, रस्ट। और हिंदी भाषा में कहते हैं उसको जंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रस्ट। और हिंदी भाषा में क्या कहते हैं उसको, हम लोग रस्ट कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट के टॉपिक है एलॉय। क्या है बच्चों आपका, एलॉय। अभी एलॉय क्या होते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं एलॉय क्या होते हैं। The homogeneous mixture of two or more metals of or a metal and a
नॉन मेटल इज कॉल्ड अ एलॉय। अब ये एलॉय क्या होते हैं, ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं किसके, ये दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर को क्या कहते हैं, हम एलॉय कहते हैं। अब एलॉय की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो उसको देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। एलॉय क्या होंगे, जिस मेटल से ये एलॉय एलॉय मिलके बने होंगे, उस मेटल के कंपैरिजन में एलॉय क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, इट इज़ हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, और ये जिस मेटल से आपने एलॉय बनाया होगा और उसी मेटल के कंपैरिजन में ये क्या होंगे, ये हार्ड होंगे। क्या होंगे, हार्ड होंगे। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। और क्या होगा, जैसे जो मेटल जैसे आयरन है, अगर आयरन से आपने एलॉय बनाया है तो आयरन क्या होगा, आयरन में रस्टिंग जल्दी हो जाएगी या कोरोजन जल्दी हो जाएगा। तो आयरन के कंपैरिजन में जो एलॉय बनेगा आयरन का, उसमें उसमें रस्टिंग या कोरोजन क्या होगा, काफ़ी आयरन के कंपैरिजन में बहुत देर में होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लोअर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। जिस मेटल से एलॉय बना हुआ है उसके कंपैरिजन में जो एलॉय की क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट होगी, क्या होगा, एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा कंपेरिजन टू जिस जिस मेटल से एलॉय बना हुआ है। अब हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल का पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्लास को कंटिन्यू करेंगे।